वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी समरी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 7 ज्योग्राफी, जिसका नाम है वाटर यानी कि जल। आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एयर के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था एटमॉस्फेयर में किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के एयर मौजूद हैं और उनकी मात्रा क्या है और उनके क्या क्या काम होते हैं, उन सबको हमने देखा। ओके, जिसमें हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन सब के बारे में स्टडी किया। तो आइए देखते हैं वाटर हमारे अर्थ पर किस प्रकार से उपस्थित है। सबसे पहले इस मैप को ध्यान से देखें आप। इस मैप में जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं उसके बारे में दिया गया है। तो आइए हम जैसा कि जानते हैं कि 5 टोटल हमारे महासागर हैं, ओशियंस हैं और 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो 5 ओशियंस कौन कौन से हैं? एक तो सबसे बड़ा आपका होगा पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक, इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। देन आपका हो गया इंडियन ओशियन, देन हो गया सदर्न ओशियन जिसे हम दक्षिणी महासागर कहते हैं, देन आर्कटिक ओशियन जिसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं। तो ये 5 आपके क्या हो गए? ओशियन हो गए, महासागर हो गए। अब आप इस चित्र को देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो पूरा ग्लोब है ना, इस ग्लोब पे ज़्यादातर तो हमें जल ही दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर हमें पानी पानी ही दिख रहा है। यहाँ पे लैंड तो कम है जल के कंपैरिजन में। तो ये बात सत्य भी है, जो हमारा लैंड है अर्थ पर वह कम है और जल की मात्रा अर्थ पर ज़्यादा है। अच्छा, ये तो बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ हो गए ना। अभी हम कुछ छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किसी वाटर बॉडीज़ के का नाम दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो आइए जैसे देखिए, एक तो आपका हो गया इंडिया से शुरू करते हैं। तो इंडिया के पास में आप देखेंगे इंडिया के वेस्ट की तरफ अरेबियन सी है, ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है। ओके, देन आते हैं इधर रेड सी, देखिए यहाँ पर है, जो सऊदी अरेबिया से सटा हुआ है रेड सी। ओके, देन आते हैं एशियन कंटिनेंट में देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कैस्पियन सी है, जो कि सबसे बड़ा झील माना जाता है। देन आपका ब्लैक सी है, यहाँ पे देखिए डैन्यूब रिवर है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर है। इसके बाद इधर आप आ जाएंगे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के पास में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे लेक विनिपेग है, लेक सुपीरियर है, लेक ह्यूरॉन है, लेक मिसिसिपी रिवर यहाँ पर है। यहाँ पे जैसे टोटल 5 लेक्स होती हैं जिनको हम होम्स के नाम से याद रखते हैं, होम्स। ऐसे देखिए सुपीरियर हो गया, इरी हो गया और लेक मिशिगन हो गया, और इसे मिशिगन बोलते हैं। और एक आपका हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ओंटारियो हो जाएगा, और इसके बाद आपका बचता है एस, जिसका मतलब होता है यूरॉन। तो ओंटारियो हो गया और आपका इधर हो गया यूरॉन। तो ये अलग अलग 5 लेक्स हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बॉर्डर पर पड़ते हैं। ओके, इसे ध्यान रखेंगे। जिसमें से जो लेक मिशिगन है टोटली आपके अमेरिका वाले पार्ट में आता है। तो ये कुछ यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पर मिलते हैं। देन हो गया ग्रेट बियर लेक हो गया। इन्हें असल में ये जो लेक्स होते हैं ना 5, इन्हें ग्रेट लेक्स बोलते हैं, ग्रेट लेक्स। ओके, और इसके बाद आप देखिए कनाडा में यहाँ पे ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है। तो इसके बाद देखिए सॉल्ट लेक सिटी है। ओके, फिर यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बीच में यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया है। देन आपका कैरेबियन सी है, अमेजॉन रिवर विश्व की सबसे बड़ी नदी। देन इधर आ जाएंगे हम पैसिफिक ओशियन में। तो इधर से हम देखते हैं चाइना के पास से। तो चाइना के पास देखिए इधर हो गया ईस्ट चाइना सी, इधर हो गया साउथ चाइना सी, यहाँ पे येलो सी है। ओके, यहाँ पे जापान सी है। तो ये अलग से है, उसको आप अलग से मैप पे देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। इसमें बहुत ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, कम इन्फॉर्मेशन दिया गया है बिकॉज ऑफ द क्लास, द लेवल ऑफ द क्लास। ओके, यहाँ पे देखिए कोरल सी है, और इसी प्रकार से बैकग्राउंड नॉइस। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कई सारे छोटे छोटे लेक्स दिए हुए हैं, और इनके बारे में बस आपको एक आइडिया ले लेना है कि ये कहाँ पर इस प्रकार की वाटर बॉडीज लोकेटेड है। ओके, आइए पढ़ते हैं आगे और विस्तार से चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि जो अर्थ है, अर्थ का पूरा मैप है, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लैंड का पार्ट कम है और वाटर का पार्ट ज़्यादा है। तो उस बात को यहाँ पे प्रमाणित करता हुआ 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस का 3/4 हिस्सा
किससे कवर है? वाटर से कवर है। तो तीन चौथाई हिस्सा मतलब समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि अगर तीन चौथाई हिस्सा, देखिए तीन चौथाई हिस्सा कवर है, इसका मतलब मान लीजिए कि 100, मान लीजिए अगर 100 है तो 100 में से 75 हिस्से जो है किस में है? वाटर में है, और केवल 25 हिस्सा जो है वो लैंड में है। तो ये इस प्रकार का कुछ डिफरेंस है। ओके, अच्छा, अब आइए कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जैसे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो किन किन फॉर्म में है। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है ओशियन के फॉर्म में, 97.3% जो वाटर है वो ओशियन के रूप में है। देन दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वाटर है वो फ्रेश वाटर, जैसे आपका ओशियन वाला वाटर जो सलाइन हो गया, ये आपका नमकीन क्षारीय वाटर हो गया, जिसे कह सकते हैं लवड़ी वाटर हो गया, और इसमें जो है आपको नमक की मात्रा काफ़ी मिलती है और ये खारा पानी होता है। उसके बाद जो है फ्रेश वाटर में देखें तो आइस कैप में सबसे ज़्यादा 2%, ग्राउंड वाटर में 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स जो होती हैं उसमें 0.009%, इसी प्रकार से इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स में 0.009%, एटमॉस्फेयर में 0.0019%, रिवर्स में 0.001%। देखिए आपको सामने से लगता होगा कि नदियों में कितना पानी, कितनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, लेकिन इनका वाटर असल में 1% के भी करीब, छोड़ दीजिए 0.1% के करीब भी नहीं है, 0.001% के करीब भी नहीं है, 0.0001% के करीब है। तो काफ़ी कम वाटर होता है रिवर्स में। और ये आइस कैप से लेकर के रिवर्स तक की जो वाटर होते हैं ये फ्रेश वाटर होते हैं, मतलब इनको हम पी सकते हैं। ओके, इनका यूज हम कर सकते हैं अपने घरों में। लेकिन जो ओशियन वाटर होता है वो 97.3% होता है, जो कि सलाइन वाटर है, क्षारीय वाटर है, क्षारीय जल है, जिसका हम इस्तेमाल डायरेक्ट अपने यूज़ में नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मतलब ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी, जल की हमेशा ही कमी लगी रहती है, क्योंकि जो जल हमारे काम का है उस जल की मात्रा बहुत कम है। भले पृथ्वी पर 3/4 वाटर जो है पूरी तरीके से फैला हुआ है पूरे अर्थ सरफेस पे, लेकिन वो सारा हमारे काम का नहीं है। ओके, इसी वजह से हमें वाटर क्राइसिस से जूझना पड़ता है। अब पूछा जाए कि वाई ओशियन वाटर इज साल्टी और सलाइन, आखिर जो ओशियन का वाटर है ये नमकीन खारा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसको भी जानना जरूरी है। तो देखिए सिंपल सी बात है, रीज़न ये है दैट इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, ये अपने में ना बहुत ज़्यादा मात्रा में घुला हुआ नमक जो है रखता है। और ये जो नमक होता है ये मोस्टली जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl बोलते हैं इसे, सोडियम क्लोराइड होता है। या फिर कॉमन टेबल सॉल्ट दैट वी ईट, या फिर जो भी घर में हम टेबल सॉल्ट, जो मतलब हमारे खाने की मेज पे जो नमक रखा जाता है उसमें, उस नमक को जो हम यूज करते हैं उस प्रकार के नमक के पार्ट इसमें होते हैं। तो नॉर्मली कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के पार्ट की वजह से ये जो पार्ट है आपका जितना ओशियन होता है सब खारे होते हैं, ये नमकीन होते हैं। ओके, लवणता की बात करते हैं, सैलिनिटी की बात करते हैं, तो ये कुछ डिफरेंट चीज़। जैसे सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, लवणता क्या है? नमक की वह मात्रा है जो कि ग्राम में प्रेजेंट होती है, और पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। ध्यान रखेंगे वाटर जो कि लिक्विड है, लेकिन लिक्विड को हमें लीटर में देखना चाहिए, लेकिन हम लिक्विड को लीटर में ना देखकर यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राम में देखते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं इसकी सैलिनिटी। अब मान लीजिए कि 1000 ग्राम आपने वाटर ले लिया, उसमें आपको मिला नमक, जो नमक है वो मिला लगभग 100 ग्राम, तो हम कह देंगे कि ये जो वाटर है इसकी सैलिनिटी क्या है, 100 है। ओके, और इसको बोलते कैसे हैं? 100 पार्ट्स पर 1000, 100 पार्ट्स पर 1000 बोलते हैं। आपको कहीं कहीं आपको देखने में मिलेगा ऐसे लिखा हुआ, ये ऐसे देखिए परसेंटेज बना देंगे और नीचे 2 बना देंगे। ओके, तो इस प्रकार से भी देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं 100 पार्ट्स पर 1000, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 100 पार्ट्स पर मिली, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो इसे दोनों को याद रखेंगे, तो इसे पहला ज़्यादा चलन में रहता है। तो हमने क्या कहा कि जो आपका सैलिनिटी है, लवणता, उसको कैसे मापते हैं? समुद्र के 1000 ग्राम पानी को लेंगे और उसमें हम देखेंगे कितना ग्राम सॉल्ट क्या है, प्रेजेंट है। तो मान लीजिए कि इसमें 100 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है, तो इसे कहेंगे कि 100 पार्ट्स पर 1000, ये इसकी सैलिनिटी है, मतलब 100 ग्राम इसकी सैलिनिटी है।
इसी प्रकार से अगर हम जानना ये चाहें कि जो पूरे ओशियन है उसका एवरेज सैलिनिटी कितना है, तो हम पाते हैं कि 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब कि 35 ग्राम जो है ये सैलिनिटी है पूरे ओशन की। ओके, तो इसे कैसे बोलेंगे, 35 पार्ट्स पर 1000। ये बात क्लियर हो गई। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज 35 पार्ट्स पर 1000। ओके, सबसे ज़्यादा सैलिनिटी किसकी होगी, तो वान लेक है, सबसे ज़्यादा सैलिनिटी उसकी होती है। दूसरे नंबर पर आता है डेड सी आता है। तो इसे भी आप आगे मिलेगा वैसे क्लासेस में, चाहे तो नोट कर सकते हैं। ओके, ब्लू प्लेन से आज लिखा गया है, लेकिन आने वाले क्लासेस में हम इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपकी शिकायत आई थी दैट इट इज़ नॉट विजिबल ईजली, तो आपको अगली बार से नहीं मिलेगा। मार्च 22 हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे के रूप में, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट डे है। देन वेव्स की बात करते हैं। वेव्स क्या होते हैं, जिन्हें हम तरंग बोलते हैं हिंदी में, वेव्स कहलाते हैं व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली। जब समुद्र का जो जल होता है, महासागर का जो जल होता है, जब वो क्या करता है, जल का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो सरफेस का हिस्सा होता है, वो ऊपर उठता है और फिर वो नीचे गिरता है। तो इस प्रकार का जो ये बनता है ना, इसे कहते हैं वेव्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये समुद्र का जल जब ऊपर उठा फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा फिर नीचे गिरा, इस प्रकार की जो फेनामिना होती है उसको बोलते हैं हम, ये वेव्स हैं, ये तरंगे हैं, दे आर कॉल्ड वेव्स। और ये क्यों होते हैं, मेनली ये विंड की वजह से होते हैं। जैसे विंड, अब मान ली हवा है, ये सिंपल सा सरफेस है, यहाँ से हवा बह रही है, तो ये क्या करेगी, हवा बहेगी तो ये इसके हिस्से को उठा देगी, फिर जब उठेगा तो नीचे भी तो गिरेगा, फिर हवा आई फिर इसके हिस्से उठा दी, तो ऐसे करते करते ये होता रहता है। एक बार उठा देगी तो आगे वाले जब ये गिरेगा ना, तो आगे वाले को भी उठाएगा, और फिर जब ये आगे वाले को उठाएगा, फिर आगे वाला जब गिरेगा तो फिर अपने आगे वाले को उठाएगा, तो इस तरह से वेव बन जाता है। ओके, तो सिंपल सी बात है। ओके, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, अब इस बात को भी फैक्ट को ध्यान रखेंगे, जब एक स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म अ ह्यूज वेव। जब तूफान आता है तो चूँकि हवाएं बहुत तेज़ी से बहती हैं, तो इसलिए वो बहुत बड़े बड़े वेव्स बनाती हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे कुछ ऐसे बनाएंगी, इतने बड़े बड़े, मतलब ज़्यादा छोटी छोटी वेव्स, ऐसी ऐसी वेव्स नहीं बनाएंगी, बड़ी बड़ी वेव्स बनाएंगी। ओके, अच्छा ये हो गया। अब आइए सुनामी के बारे में देख लेते हैं। सुनामी के बारे में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं, क्या होती है सुनामी। तो ह्यूज टाइडल वेव which is formed due to earthquake, volcanic eruption और underwater landslide। जैसे अब देखिए सुनामी क्या है, ये क्या है, टाइडल वेव्स होती है, मतलब ये भी वैसे ही होती है जैसे आपने देखा वेव्स, तो ये ऐसे ऊपर उठती है ना, तो ये ऊपर उठती हैं तो इन्हें कहते हैं टाइड। ओके, जब नीचे गिरती हैं तो जैसे ज्वार होता है ना, ज्वार, आपने ज्वार सुना होगा हिंदी में, ज्वार भाटा, तो जब ये ऊपर उठते हैं तो हम ज्वार बोलते हैं, जब नीचे गिरती है भाटा बोलते हैं। जब ऊपर उठेंगी तो ज्वार, और जब नीचे उठ के पीछे चली जाती है तो इसको भाटा बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये होगा आपका, जब ये बहुत ऊपर उठेगा ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सुनामी आती है। जब बहुत ऊपर उठेगा, जब थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेगा तब तब उतनी दिक्कत नहीं, तब तो वो सिंपल वेव्स हैं। लेकिन जब ये बड़ी मात्रा में ऊपर उठेंगी तो इन्हें हम कहते हैं सुनामी है। 15 मीटर से लेकर के 150 मीटर की ऊंचाई तक ये आज तक मेजर की गई हैं, तो ये सुनामी होती है। और जब ये तट से टकराती है ना, तो पूरे तट को ये जलमग्न कर देती हैं और अंदर तक घुस जाती हैं। अच्छा, ये जो होता है ये क्यों होता है, इसलिए मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, तो मान लीजिए शांत जल है, तब तक अर्थक्वेक आ गया, तब जल में क्या हलचल होगी, अब हलचल होगी, तो अब जब हलचल इस प्रकार से कुछ होगी, स्मॉल वेव्स बनेंगी, फिर ये स्मॉल वेव्स आगे वाले को अपने धक्का देंगी, तो थोड़ा सा वो भी उठेगी ऊपर और थोड़ा सा वो लंबी बनेगी, फिर नीचे ये अपने आगे वाले को धक्का देगी तो ये भी उठेगी और थोड़ी और लंबी बनेगी। तो इस प्रकार से करते करते किनारे तक आते आते ये बहुत ही मतलब बहुत ही ऊंची बनने लगती हैं, और ऊंची बनने की वजह से ये तबाही काफ़ी ज़्यादा मचा देती हैं। वॉल्केनिक इरप्शन होगा तब भी जो वाटर लेवल होगा डिस्टर्ब होगा। अंडर वाटर अगर लैंड स्लाइड हो जाएगा, अगर समुद्र के अंदर ही ज़मीन एक जगह से सरक जाएगी, खिसक जाएगी, तब भी वाटर गैप की वजह से फिर वहाँ पे वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जब ये बहुत ऊंची ऊंची वेव्स बन जाती हैं तब इन्हें हम कहते हैं सुनामी। ओके, और जो ये हाइट होता है ना, इनका हाइट मतलब 15 मीटर तक नॉर्मली माना जाता है, तभी इनको हम टाइड बोलते हैं, नहीं तो सिंपल कह देंगे कि ये ओशियन वेव्स हैं। और 15 मीटर से लेकर के अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट मापा गया है वो है 115 मीटर, 150 मीटर तक अभी तक का हाईएस्ट मापा गया है सुनामी का जो है हाइट। ओके, तो ये एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी, उसको देख लेते हैं, देख लिया हमने। अब एक सुनामी का मतलब हम जैसे हमारे सामने हो चुका है, इंडिया उसको झेल चुका है, तो उसको देख लेते हैं।
2004 में सुनामी आई थी 26 दिसंबर को। ओके, कहाँ आई थी? इंडियन ओशियन में आई थी, और ये वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का ये हिस्सा है वहाँ पर आई थी। और यहाँ पर 9 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे इसका मैग्नीट्यूड क्या था? 9 था। सोचिए कितनी कितना खतरनाक भूकंप की वजह से सुनामी आई थी। तो ये भूकंप आया था जिसकी वजह से सुनामी आई थी। इंडियन प्लेट जो था वो बर्मा प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रहा था, घुस रहा था, जिसकी वजह से ये सुनामी आई थी। ओके, इस सुनामी में 10,000 से ज़्यादा लोग मारे, 1 लाख से ज़्यादा घर तबाह हो चुके थे, और बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट था। कई मतलब इसका इतना खतरनाक इफेक्ट था कि समझिए वहाँ पे जीवन बहुत सालों तक अस्त व्यस्त रह गया, इस प्रकार का इफेक्ट था। तो सुनामी वगैरह जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं वो काफ़ी खतरनाक होती हैं अपने आप में, उनसे हम बच नहीं सकते हैं। ओके, ऊपर हमने देखा टाइडल वेव्स के बारे में, अब हम टाइड्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। टाइड वही सिंपल सी बात है, जो वेव्स हैं ऊपर उठना और नीचे गिरना, वही एक दिन में 2 बार जब होता है जिसे कहते हैं हम टाइड। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर्स ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। आपका जो ओशियन वाटर है, ऐसे वाटर है मान लीजिए, तो ये ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टाइड कहलाता है। ऊपर उठना नीचे गिरना, ऊपर उठना नीचे गिरना, यही कहलाता है टाइड, मतलब ज्वार भाटा इसे बोलते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। जो आपका मून का और सन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी की वजह से ये टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। कैसे आते हैं आइए समझ लेते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखें। ओके, यह इस चित्र में हमने ये दिखाया गया है कि अर्थ, मून और सन, इनकी 3 स्थितियां बनी हैं। कौन कौन सी? एक स्थिति बनी है जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ गया, और एक स्थिति बनी है जब मून जो है अर्थ और सन के बिल्कुल मतलब बीच में नहीं है, अर्थ के पीछे है, और अर्थ जो है मून और सन के बीच में आ गया। तो 2 ऐसी स्थितियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। ओके, तो इन 2 स्थिति में न्यू मून और जो फुल मून वाली स्थिति होती है, इसमें क्या होता है कि जो तीनों ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो एक सिध में होते हैं। ओके, एक सिध में, देखिए एक सिध में है ना, एक सिध में होते हैं। तो जब एक सिध में होते हैं तो इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, एक साथ कंबाइंड लगता है। कंबाइंड लगने की वजह से क्या होता है कि जो वाटर होता है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ज़्यादा ऊपर तक टाइड उठेगा, ज़्यादा ऊपर तक जो ओशियन वाटर है वो उठता है। तो इस समय जो होते हैं वो हाईएस्ट टाइड्स आते हैं। ओके, फुल मून और न्यू मून के टाइम पे हाईएस्ट टाइड आते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब ये परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर, जैसे मून देखिए अर्थ से 90 डिग्री और सन जो है अर्थ से 90 डिग्री बनाएगा, इस प्रकार जब बनेगी स्थिति तो इनका ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे अब सन इधर लगा रहा है और मून अपना इधर लगा रहा है, तो डिवाइड हो जाता है, ज़्यादा कंबाइंड नहीं रहता, तो इसमें जो है लोवेस्ट टाइड्स आते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, इसको भी आपने देख लिया। अब आइए देखते हैं आगे महासागरीय धाराओं को देखते हैं, जिसे हम ओशियन करंट्स बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। ये वाटर के स्ट्रीम्स होते हैं फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। सीधी सी बात है, जल के वे बड़े हिस्से, महासागरीय जल के वे बड़े हिस्से जो कि लगातार बह रहे हैं, लगातार फ्लो कर रहे हैं। ओके, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, इस बात को जरूर जोड़ेंगे, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में, उन्हें ही कहते हैं हम ओशियन करंट कहते हैं। कुछ ओशियन करंट्स के बारे में जान लेते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो गर्म होते हैं और एक ठंडे होते हैं। तो वार्म और कोल्ड 2 प्रकार के ओशियन करंट्स होते हैं, और ये एग्जाम में फेवरेट टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आते ही आते हैं। तो दोनों प्रकार के हम ओशियन करंट्स को देख लेते हैं, और इसको आपको याद करना है। ध्यान से याद, जो ब्लू वाला है वो गर्म कोल्ड है, और जो रेड वाला है वो वार्म है। चलिए शुरू करते हैं अपने इंडियन ओशियन से। तो देखिए इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये सब क्या है? क्योंकि इक्वेटर के पास है तो यहाँ पे इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये गर्म होंगे, सिंपल सी बात है। तो इक्वेटर के पास जो सदर्न इक्वेटोरियल करंट है, जो दक्षिणी भूमध्य रेखी करंट है, जो तरंग है, वो क्या है? वो आपका गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सूर्य का तापमान मिलता है, तो यहाँ पे गर्मी रहेगी। तो ये सारे यहाँ पे गर्म मिलेंगे। फिर आपका अगुलास का करंट जो है, अगुलास की धारा क्या है? ये भी गर्म होगी। उसी प्रकार से अब आप आएंगे नीचे, तो जो ब्लू वाला है देखिए वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, मतलब पश्चिमा पवन प्रवाह जो है ये ठंडी है। ओके, क्योंकि ये साउथ में है, और साउथ में जानते हैं पूरा ओशियन है, तो यहाँ पे ठंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार से इधर देखिए, आप देखेंगे जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ये भी ठंडी है। ओके, तो ये हमने देख लिया इसमें। अब आइए बात करते हैं अटलांटिक में। तो अटलांटिक में जो
भूमध्य रेखा के पास में होगा ये क्या होगा, गर्म होगा। जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मतलब उत्तर भूमध्य रेखीय धारा, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए जो काउंटर वाली जाती है वो भी, तो ये दोनों क्या है, गर्म है। उसके बाद यहाँ से ब्राज़ील से यहाँ पे लड़ करके साउथ अमेरिका में ये ब्राज़ील की तरफ एक धारा निकल जाती है जिसको कहते हैं ब्राज़ीलियन करंट, तो ये भी गर्म होती है। और इसके बाद आप आएंगे साउथ में, तो यहाँ पे देखिए फॉकलैंड का करंट जो कि नीचे से साउथ से जाता है, तो ये चूँकि नीचे जाता है, साउथ से जा रहा है, पानी के वाले क्षेत्र से आ रहा है, तो वो ठंडा रहता है, तो फॉकलैंड करंट ठंडा होता है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये भी ठंडी रहेगी, जो कि ये देखिए अपने साथ वर्ष भर चलती रहती है। ओके, ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए गल्फ की स्ट्रीम ये गर्म रहेगी। देन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये भी गर्म है क्योंकि रेड वाला बना है एरो। यहाँ पे कनारी की जो करंट है, कनारी की धारा ये क्या है, ठंडी है। ओके, लेब्राडोर की धारा ठंडी है, नॉर्थ से आ रही है। अब आ जाते हैं पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में देखिए इक्वेटर वाला जो यहाँ पे चलेगा वो गर्म ही होगा। क्यूरोसीवो करंट ये भी गर्म होगा। उधर से देखिए ऊपर से आ रही है आयोसीवो, तो ये ठंडी होगी। ओके, फिर इस साइड आ जाते हैं, अलास्का गर्म होगा। कैलिफोर्निया वाला करंट जो है ठंडा है। इसी प्रकार से नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट जो भूमध्य रेखा के पास में वो तो गर्म होगा ही। इसी प्रकार से जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो भी गर्म होगा। लेकिन हम्बोल्ट की धारा ये ठंडी होगी क्योंकि ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है आगे इस तट से टकरा करके फिर ये मुड़ जाती है, तो फिर ये ठंड हवा, ठंड पानी अपने साथ लेकर जाती है। तो हम्बोल्ट की धारा भी क्या है, ये ठंडी है। अच्छा, ये चीज़ जैसे अभी आपको याद कर लेना है। आप क्या करिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा जिसमें एक तरफ कोल्ड करंट किस ओशन में मिलती है और एक तरफ वार्म करंट किस ओशन में मिलती है। अभी आपको मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि इनकी उत्पत्ति कैसी है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति समझने के लिए आपको बहुत सारे थोड़े से और चीज़ों को बताना पड़ेगा। ओके, जो कि अभी बताना यहाँ ठीक नहीं है। तो इसे अभी आप बस ध्यान रखें, कौन सी करंट गर्म है, कौन सी ठंडी है और कहाँ पर मिलती है, इस चीज़ को आपको बस नोट डाउन कर लेना है। इतने से आपका काम इस चैप्टर का हो जाएगा। ओके, आने वाले चैप्टर्स में जब हम ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे। हालांकि इसके पहले जब मैंने ज्योग्राफी के वीडियोज पढ़ाए हैं जो आपके पुराने चैनल पर उपलब्ध हैं, उसमें भी, और जो ओशिनोग्राफी मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। तो ओशिनोग्राफी में हमने इसका 3-4 वीडियो में हमने पूरा अच्छे से A to Z इसका एनालिसिस किया है कि कैसे ये करंट बनती हैं और ये कौन कौन सी करंट कहाँ पर ठंडी होती हैं, कहाँ पर गर्म होती हैं, कैसे हर जगह पर इनका प्रोडक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों को हमने बहुत ही विस्तार में समझा था। तो वो 2-3 क्लास उसमें लग गई थी। तो छोटा सब्जेक्ट नहीं है कोई ये, इसमें पढ़ने में वक्त लगेगा। तो अभी यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना उचित नहीं होगा। आने वाले किसी क्लासेस में जहाँ थोड़ा सा और हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ पर इसको हम कवर कर लेंगे कैसे ये ओशियन करंट्स बनती हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया। तो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।